आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। जैसे कि अभी हम लोग 2022 वाला मॉडल पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को सेट 3 को बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 करा दिया है। देखिए जो हमारा पिछला साल वाला मॉडल पेपर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग यहाँ से हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए। और अगर टाइम मुझे मिल जाता तो मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, कल थोड़ा नहीं हो पाया क्योंकि कल मैं घर में था ही नहीं। देखिए अभी पूरा रात हो रहा है भाई, अभी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और जाकर आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये जो इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है इसका उत्पत्ति जो हुआ है किस भाषा से हुआ है बताना है। तो यहाँ पर एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है, किनको बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक या फिर पिता किसको बोला जाता है। तो 3 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। तो यहाँ पर रघुराम राजन जो है ये भारत के अर्थशास्त्री है, तो 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। बोले कि अर्थशास्त्र जो है वह मानव कल्याण का स्टडी करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा मार्शल हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। देखिए भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसको हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, जिसमें हमारा एक फॉर्म वगैरह मतलब कोई एक चीज, ठीक है, कोई एक वस्तु का उत्पादन हो या फिर एक फॉर्म हो, इसी प्रकार की चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो 6 का यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो भी हमारा समष्टि के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये वाला जो है ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। तो 6 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20-2p दिया हुआ है, यानी यहाँ पर एक वस्तु का हमें यहाँ पर मांग फलन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 20 वस्तु का यहाँ पर मांग फलन ज्ञात करना है। देखो भाई बात यहाँ पर सिंपल होता है कि मान के चलो कि अगर एक कलम है और एक कलम का दाम है हमारा 5 रुपया, एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया है, तो 20 कलम का दाम कितना होगा। तो क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, यानी कि 20 पचे 100, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा 20 कलम का दाम। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम लोग वैसे ही काम करेंगे। तो भाई यहाँ पर कितना है 20-2p जो है ये हमारा एक वस्तु का है। अगर 20 वस्तु के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे। चलो भाई 20 से गुना कर दो, तो 20 से गुना कर देने से कितना हो जाएगा 20 और 20 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 20 दूनी कितना हो जाएगा 40p हो जाएगा। ऐसा दिया है कहीं पर भी, वही वाला आंसर हो जाएगा। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 - 40p, ठीक है। 7 का क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, उपयोगिता का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या जो है जिसका मान यहाँ पर ऋणात्मक हो सकता है। तो सीमांत उपयोगिता का मान हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से यहाँ पर खाली स्थान में उपयोगिता प्राप्त करता है। तो 10 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अधिकतम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की यहाँ पर खाली स्थान है आय खर्च होती है। कितना यहाँ पर खर्च हो जाएगा भाई। तो 11 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा संपूर्ण, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। और ये क्वेश्चन भाई आएगा एकदम 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। देखो यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु पर जो होता है ना, मध्य बिंदु पर जो होता है हमारा, ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है इस यहाँ पर हमारा ईडी का मान कितना होता है 1 होता है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ईडी का मान क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। इसके नीचे अगर आएंगे तो ईडी का मान क्या होगा 1 से हमारा कम होगा। अगर एक्स अक्ष पर देखेंगे तो ईडी का मान हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम लोग वाई अक्ष पर देखेंगे तो ईडी का मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो भाई बीच वाला है, यानी इस जगह पे है मध्य बिंदु। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो मध्य बिंदु लिख दिया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लिखा है। मध्य बिंदु है तो जो बीच वाला होगा वहां पर ईडी का मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया। 12 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया।
आगे चलिए, देखिए मध्य बिंदु था ना इसलिए यहाँ पर 1 हुआ। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन वाला हमारा सही नहीं है, कौन वाला कथन, मतलब यहाँ पर कौन वाला कथन हमारा असत्य है। तो 13 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में, हो जाएगी उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। ये भाई ये मान्यता गलत है, ये मान्यता नहीं है। ठीक है, 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्राएं क्रमशः एक्स एवं वाई हो तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो भाई बात बहुत ही सिंपल है। मान के चलिए कि कोई भी आप लोग सामान खरीद रहे हैं, मान के चलिए आप रसगुल्ला खरीदने कोई दुकान गए हैं। ठीक है, अब इस रसगुल्ला का दाम है भाई, मान के चलो एक पीस रसगुल्ला का दाम है 4 रुपया। एक पीस रसगुल्ला का दाम कितना है 4 रुपया, और आपने क्या किया 10 पीस रसगुल्ला खरीद लिया, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो भाई क्या करना है, तो 10 और 4 को गुना करिए, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 रुपये आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पता है ये चीज आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी बोला जा रहा है। देखो भाई यहाँ पर जैसे कि 4 रुपया दाम है, 4 रुपया दाम है, और हमने यहाँ पर कितना पीस खरीदा, एक्स पीस खरीदा। कितना पीस खरीदा, एक्स पीस खरीदा। तो भाई आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे 4 रुपया दाम है और यहाँ पर हमने एक्स पीस सामान खरीदा, तो 4 और एक्स को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये हमारा कितना है 5 रुपया है दाम इसका, और हमने वाई पीस कोई सामान खरीद लिया, तो 5 गुना वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। और इन दोनों वस्तुओं पर ये कितना खर्चा कर रहा है, तो 20 टका खर्चा कर रहा है। तो इसको जोड़ेंगे, यानी कि 4x और 5y अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20 रुपया आएगा। ये हो जाएगा एक आंसर। या फिर अगर ये ऐसा रहता कि 5y + 4x बराबर 20 रहता तब भी हमारा सही हो जाता। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। आप बोलेंगे कि सर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा भाई। देखो पहले 5x है, पहले 5x नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले 4x फिर 5y, या फिर पहले 5y + 4x, ऐसे करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 के यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x + 5y बराबर 20 होगा। आप बोलेंगे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके पहले वाला में क्या है 4 है और इसके पहले वाला में क्या है x है, इसलिए पहला वाला पहले के साथ, इसलिए 4 गुना x तो 4x हुआ। फिर दूसरा वाला दूसरे के साथ, तो 5y और ये y, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर y, तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। इसलिए पहले 4x वाला फिर 5y वाला, मतलब x के साथ यहाँ पे 4 रहेगा और y के साथ यहाँ पर 5 रहेगा। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लो भाई कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का संयोग है। देखो भाई प्रतियोगी वस्तु मैंने, हाँ प्रतियोगी वस्तु मैंने होता है प्रतिस्थापन वस्तु। क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन वस्तु। देखो पर एक होता है प्रतिस्थापन वस्तु, एक होता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु मतलब क्या होता है कि मतलब एक वस्तु जो होगा ना वह दूसरे वस्तु पर निर्भर रहता है, तो उसको बोलेंगे पूरक वस्तु। एक बात ध्यान से सुनो आप, मान के चलो कि आपके पास बाइक है, आपके पास क्या है बाइक है, ठीक है। अब अगर आपके पास मान के चलिए पेट्रोल या फिर डीजल नहीं रहेगा तो उस बाइक का कोई वैल्यू नहीं है, बाइक का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर बाइक जो है और ये जो पेट्रोल है ये आपस में क्या है पूरक वस्तु है, क्योंकि एक के बिना दूसरा का कोई यहाँ पर मतलब मोल ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पूरक वस्तु। और एक हो जाएगा भाई प्रतिस्थापन वस्तु। अब ये प्रतिस्थापन वस्तु क्या है कि एक चीज के बदले हम लोग कोई दूसरे चीज का यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे मान के चलिए कि घर में मेहमान आया, घर में क्या आया मेहमान आया। अब देखिए भाई हम लोग हर रोज मेहमान को चाय पिलाते हैं, लेकिन भाई आज तो चाय है नहीं घर में, तो भाई कॉफी है। क्या है कॉफी है, चाय नहीं है लेकिन कॉफी है। तो अगर मेहमान को अगर हम लोग कॉफी भी दे देंगे ना चाय के बदले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहमान तब भी खुश हो जाएगा। कॉफी दीजिए या फिर चाय दीजिए तब भी मेहमान खुश। तो ये सब चीज को बोलेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। और जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर निर्भर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरक वस्तु। तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर बोला गया प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में बोला गया है। तो चाय और चीनी ये तो एक दूसरे का भाई पूरक है। ब्रेड और बटर, आप ब्रेड में हम लोग बटर लगा के खाते हैं, ये भी एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। कार और पेट्रोल ये भी पूरक हो जाएगा। लेकिन पेप्सी और कोका कोला, अगर आपके घर में मेहमान आता है या आप उसको पेप्सी दे दो या फिर कोका कोला दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या भाई देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष, ठीक है, मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर है, तो वस्तु की मांग की कीमत रोज का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ पर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर y अक्ष के समांतर लिया गया है। किसके समांतर लिया गया, देखो भाई ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, यानी y अक्ष के समांतर मैंने ये लिया गया, ये वाला। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में 16 का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। 0 यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा हमारा सही हो जाएगा, ए बी सी सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कि परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो भाई इसको क्या बोला जाता है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सीमांत उत्पाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। उत्पादक कौन होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लो भाई।
यहाँ पर चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किसको हम लोग उत्पादक बोलेंगे और किसको क्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है उत्पादक। इसी को क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, इसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको उपभोक्ता बोलेंगे। फिर आगे की वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाला व्यक्ति, जो क्रय और विक्रय करता है उसको बोलेंगे व्यापारी। क्या बोलेंगे, व्यापारी बोलेंगे, ठीक है, व्यापारी बोलेंगे। किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, इसको बोलेंगे अंशधारी। क्या बोलेंगे, अंशधारी बोलेंगे, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर कि 19 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तबियत में इशू है इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलिए, गला भी थोड़ा बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर हमें दिया गया है, देख लीजिए कि उत्पत्ति के साधनों के 5 इकाइयों के उपयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति की 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें भाई निकालने बोला है सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर 20 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखो कैसे क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक 24 हो गया और यहाँ पर हमारा एक 30 हो गया, एक 24 इकाई है और एक हमारा 30 इकाई है। जब भी सीमांत उत्पादन निकालने के लिए बोलेगा तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर माइनस कर देंगे। यानी 30 में अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये 6 इकाई हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 6 यूनिट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि देख लो भाई यहाँ पर 5 इकाई के लिए, 5 इकाई के लिए कितना दिया गया है, 5 इकाई के लिए 24 दिया गया है, 5 इकाई के लिए 24 है, और 6 इकाई के लिए कितना दिया है, 30 दिया है, 6 इकाई के लिए 30 दिया है। तो सीमांत उत्पादन जब भी निकालने के बोलेगा दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 30 में अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 6 इकाई 6 यूनिट इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, क्या है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बोला जाएगा सीमांत आगम। क्या बोला जाएगा, सीमांत आगम इसको बोला जाएगा। क्वेश्चन 22 की उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत। क्या हो जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया भाई, चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। तो 23 का यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कि मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फॉर्म है, एक ही टाइप का फॉर्म है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फॉर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है। एक ही टाइप का है तो भाई एक अगर 50 कर रहा है तो दूसरा वाला भी 50 करेगा, तीसरा वाला भी 50 करेगा, टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया इसका हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 25। क्वेश्चन 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 टका कमाता है, 5 इकाई बेचकर 50 रुपया और 6 इकाई बेचकर 70 टका, ठीक है। तो सीमांत आगमन वही मैंने बोला कि दोनों का डिफरेंस करो, 70 में 50 तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, देखिए लाभ और अलाभ का ये जो पॉइंट होता है इसका प्राप्ति कब होता है। तो इसका प्राप्ति भाई हमारा होता है कब, जब हमारा टीआर और टीसी दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट जब ये आपस में बराबर होता है तब जाके हमारा होता है। आगे चलो भाई क्वेश्चन 27 क्या है कि अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होता है। तो 27 के यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूनतम एवीसी से कम होती है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है भाई। तो 28 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो किस प्रकार से आप लोगों को करना है। यहाँ पर भी हमें वही कीमत ही निकालना है, ठीक है, कीमत ही निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो q बराबर 10 - 2p है, तो क्या करो यहाँ पर q रहने दो, ये जो 10 इधर है इसको इधर ले आओ तो -10 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, -2p हो गया। फिर जैसे कि हमारा और एक इक्वेशन है कि q बराबर 5 + 3p है, यहाँ पर क्या करना है, q है रहने दो, +5 इधर जाने से -5 हो जाएगा, बराबर 3p हो जाएगा। समीकरण 1 है ये हमारा समीकरण 2 है, दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, q - 10 बराबर -2p और q - 5 बराबर 3p। अब भाई इसका चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा
माइनस, तो ये खत्म हो गया। और ये -10 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो -2 पे -3 पे कितना हो जाएगा, -5p। तो भाई -5p और ये -5 आया, तो p बराबर बोल सकते हैं -5 बटा -5, तो -5 खत्म, 5 खत्म, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात बहुत सिंपल है, आपको करना कैसे है देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे q बराबर 10 - 2p दिया है ना, तो क्या करो, q का q और ये +10 है, तो इधर आने से -10 हो जाएगा, बराबर -2p। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और q बराबर 5 + 3p है, तो q का q ये 5 है, तो इधर आने से -5 हो जाएगा, इधर 3p हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। 1 और 2 घटा दो, आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 29 का क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो भाई, क्या है कि पूर्ति की कीमत रोज, देखो पहले पूर्ति है तो पहले पूर्ति वाला लिखना है, ठीक है। फिर बट्टे करके क्या करना है, कीमत है तो उसके बाद कीमत वाला लिखो, ठीक है। तो पूर्ति यहाँ पे कितना दिया है, पूर्ति दिया है 4%, तो 4%, 1 सेकंड रुक जाओ, 4% लिखो ऊपर में, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना दिया 5%, 5% नीचे लिख दो, प्रतिशत खत्म, 4/5 यानी कि 0.8 आ गया। और ऐसे क्वेश्चन भाई एक आएगा एकदम हर बार रिपीट हो रहा है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.8। हाँ भले यहाँ पर मान में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा कि किसी फॉर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो भाई लाभ होता है उसको किस प्रकार से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा TR - TC, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो 31 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हाँ ठीक है। क्वेश्चन 32 के एक फॉर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है, तो कौन सा शर्त है भाई। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि MR, ठीक है। MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। क्वेश्चन 33 की एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब, कब हो सकता है भाई। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ति में कमी होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्ति में कमी होती है तब, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 है कि श्रम से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर श्रम से मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं, ठीक है। 35 में यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर P × MPL, क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब इसको गुना कर दीजिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो 35 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P × MPL, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब। तो 36 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमांत आय धनात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा यहाँ पर खाली स्थान होती है, क्या होती है भाई। तो 37 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिक, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है। तो विभेदीकृत कीमत जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार बाजार हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है, और हमारा मात्र 2 क्वेश्चन बाकी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है। तो 39 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 का कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है, तो क्रेताओं की संख्या भाई एकाधिकार में एक ही होगा ना, एक आदमी में कितना होगा, एक ही होगा, एक का ही बात होता है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेट 3 भी खत्म करा दिया, सेट 4 और सेट 5 भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी करा दे रहा हूँ, टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।